प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 4 संस्थाओं का कामकाज नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे थे। उसमें हमने चर्चा किया कि राजनीतिक जो निर्णय की प्रक्रिया होती है या जो प्रमुख कार्यपालक हैं कौन से हैं। दूसरा था राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, सरकारी फैसले का विरोध कैसे होता है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद हमने यह भी चर्चा किया संसद क्या होती है, विधायिका क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा किया कि संसद ऐसे लोगों का समूह होता है जो नियमित अंतराल पर लोगों द्वारा चुना गया या चुने गए होते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा किया। लेकिन अब इसके बाद का जो टॉपिक है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है संसद की आवश्यकता। ठीक है, संसद की आवश्यकता। अर्थ स्पष्ट है कि संसद यदि है तो उसकी आवश्यकता हमको क्यों, या संसद हमको क्यों चाहिए, संसद की जरूरत क्या है डेमोक्रेसी के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, संसद की आवश्यकता के कई कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं कई कारण हो सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला कारण है, उसमें किसी भी नए कानून के निर्माण, कोई भी यदि नया कानून, किसी भी नए कानून का निर्माण होता है और पुराने कानूनों में यदि परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की प्रक्रिया की जो सर्वोच्च संस्था है वो है संसद। यानी संसद के द्वारा ही हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या तो नए कानून बना सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो संसद है उसमें जो हमारे देश से चुने हुए प्रतिनिधि हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो क्या करते हैं, बैठते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से वो जाकर के वहाँ बैठते हैं और जहाँ से चुन करके आए हैं वहाँ के लोगों की समस्याओं से भारत की गवर्नमेंट को, भारत सरकार को अवगत कराने का प्रयास करते हैं। दूसरा है कि भारत में सरकार पर संसद का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है और संसद की पूर्ण सहमति से ही सरकार फैसले कर सकती है। यदि संसद में रहने वाले लोग जो संसद में चुन करके जाते हैं और संसद की पूर्ण सहमति किसी विषय पर नहीं बनती है तो सरकार वो फैसले नहीं ले सकती है। यानी सरकार की फैसलों की प्रक्रिया में संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार के सभी खर्चों पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की अनुमति के बाद ही सरकार कोई धनराशि खर्च कर सकती है। लोकहित के मामलों और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर किसी देश में चर्चा तथा वाद विवाद की सर्वोच्च संस्था संसद ही होती है। यदि संसद ना रहे तो हम कहीं पर भी या किसी भी डेमोक्रेटिक के अंदर लोकहित के मामलों में या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी विषय को लेकर के हम चर्चा ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। नहीं, संसद जो है किसी भी मुद्दे पर सूचना प्राप्त कर सकती है, ये उसके पास अधिकार होता है। अब जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, जो हमारे यहाँ संसद है, वो दो भागों में बटी हुई है। ठीक है, पहले को हम कहते हैं लोकसभा और दूसरे को राज्यसभा। इस लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। यानी लोकसभा यानी कि निम्न सदन, राज्यसभा यानी कि उच्च सदन। यानी आधुनिक लोकतंत्र में संसद की जो भूमिका महत्वपूर्ण है या संसद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप अधिकांश बड़े देशों में देखेंगे तो अधिकांश बड़े देशों में संसद की भूमिका और अधिकारों को दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम चैम्बर या हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत में भी यही प्रक्रिया हुई है। भारत को हमने दो भागों में बांट दिया है संसद को, इसमें एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा यानी कि निम्न सदन। अब ये हाउस ऑफ पीपल जिसको कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों के द्वारा चुनकर गए जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि हैं वो जाकर के कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में।
और राज्यसभा में जो चुने गए सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी इस सदन में सदस्य जो होते हैं वो सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया होता है या चुने जाते हैं, ठीक है, और जनता की तरफ से अपनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। राज्यसभा यानी कि उच्च सदन यानी काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहते हैं, ठीक है। इस सदन में आप देखेंगे, इस सदन के अंतर्गत इस सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है, और इनकी कुछ विशेष जिम्मेदारियां होती हैं। अब विशेष जिम्मेदारियां क्या होती हैं? इनकी जो सबसे विशेष जिम्मेदारी होती है, संसद के कुछ विशेष कार्य करते हैं, जिसमें कि राज्य हो गया, संघीय राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है, संघीय इकाइयां हो गई, इनकी निगरानी करना, ठीक है, इनका काम होता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, यानी जो यदि हम संसद के अंग की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये क्या होते हैं? संसद के अंग माने जाते हैं, ठीक है। यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसके हस्ताक्षर या सहमति के बाद ही कोई कानून पारित या लागू हो सकता है, ठीक है। ये उसके पास विशेषाधिकार या अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास होते हैं। राज्यसभा पर लोकसभा की कुछ विशेष शक्तियां भी होती हैं, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है। उच्च सदन का अर्थ आप ये मत समझिए कि राज्यसभा बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है, ठीक है, ऐसी कोई विशेष चीज इसमें नहीं होती है। लेकिन जो उच्च सदन होता है इसके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ठीक है ना, यानी विशेषाधिकार होता है, ठीक। लेकिन जब हम किसी कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो जो सर्वोच्च अधिकार है, ठीक है, सभी में सबसे उच्च अधिकार जिसके पास है वो किसके पास है? लोकसभा यानी कि निम्न सदन के पास है। और ये अधिकार क्या है इसको हम देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला अधिकार है वो अधिकार है किसी भी सामान्य कानून को पास कराने के लिए। कोई कानून बनाया भारत सरकार ने और उस कानून को पास कराने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। यदि दोनों सदनों की आवश्यकता, दोनों सदनों की सहमति नहीं हुई तो कानून पारित नहीं होगा। लेकिन दोनों सदनों में यदि मतभेद है, ठीक है, मतभेद होने पर जो अंतिम फैसला लिया जाता है, अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में, यानी दोनों की बैठक बुलाई जाएगी, दोनों सदनों की, उस बैठक में संयुक्त रूप से, ठीक है, जिसकी संख्या अधिक हो जाएगी, ठीक है, यानी दोनों सदनों की बैठक बुलाई गई, उस बैठक की स्थिति हुई कि यानी दोनों जो फैसला लिया जाता है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में लिया जाता है, ठीक है। और मान लीजिए सदस्यों की जब संख्या मान लीजिए अधिक हो गई तो सदस्यों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लोकसभा का जो विचार होता है, ठीक है, उस विचार को संसद में प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार से राज्यसभा की जो विशेष शक्तियां हैं उस पर जो सर्वोच्च शक्तियां स्थापित होती हैं वो निम्न सदन लोकसभा की हो जाती हैं। दूसरा क्या है? दूसरा, लोकसभा वित्त के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है, ठीक है। लोकसभा से पारित बजट, वित्त विधेयक या रुपए से संबंधित किसी कानून को राज्यसभा निरस्त नहीं कर सकती है। यदि कोई पैसे का मामला है तो उस पैसे के मामले पर जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है? लोकसभा के पास है, वो राज्यसभा के पास नहीं है। यानी उससे संबंधित कोई कानून है तो उस कानून को राज्यसभा निरस्त नहीं कर सकती है। धन से संबंधित मामलों को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। कितने दिनों तक? अधिकतम 14 दिनों तक, यानी 14 डेज। जो राज्यसभा है वो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, उसके बाद उसको नहीं रोक सकती, ठीक है। या उससे सुझाव दे, मान लीजिए नहीं रोक पाई तो उसके बाद वो सुझाव दे सकती है। सुझाव क्या दे सकती है? कि लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उसे माने या ना माने।
मान लीजिए उसने सुझाव दिया कि ये आपने जो संतुति जो विषय लाया है, इस पे हम इस प्रकार का सुझाव दे रहे हैं। मान लीजिए उसने कुछ लिख कर दे दिया, ठीक है, कि आप इसको मान सकते हैं, तो वह लोकसभा के विचार पर है कि वो मानता है कि नहीं मानता है, ठीक है। तीसरा है, लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। यदि किसी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं है तो प्रधानमंत्री उसके या वो उस दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। यानी जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोग हैं वही भारत के प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री को चुन नहीं सकता या अपना प्रधानमंत्री, अपना सरकार स्थापित नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जो लोकसभा की शक्तियां हैं वो सर्वोच्च रूप से हमको संविधान में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका। तब तक के लिए धन्यवाद।